नमस्कार। आज के इस संगोष्ठी में आप दोनों विभूतियों का स्वागत। नैरोबी कीनिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सारिका फलोर, जो कि मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं, लेकिन क्योंकि जब प्रवास पे भारतीय चले जाते हैं, प्रवासी भारतीय हो जाते हैं, तो वो उसी देश के हो जाते हैं या वहाँ की संस्कृति में रच बस जाते हैं। सारिका जी, आपका स्वागत। और दूसरी तरफ हमारे साथ बैठी हुई हैं अनु बाफना, जो कि दुबई में है। और संयोग की बात है कि ये भी राजस्थान से हैं। तो दो हमारे साथ में साहित्य प्रेमी, साहित्य सर्जक और साहित्य साधक साधिकाएं बैठी हुई हैं। हमारे श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि वहां की जो परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि हमारे पिछले अंक में भी हमने दिया था कि विदेशों में हिंदी की किस तरह की दशा और दिशा है, हिंदी को किस तरह से ले रहे हैं। वहां पर हमने यूनाइटेड किंगडम में नॉटिंघम से डॉक्टर जय वर्मा, उनके साथ हमने बातचीत की थी। अभी हम आज जो बात करना चाहेंगे, शुरुआत हम करते हैं सारिका जी आपसे। आप नैरोबी कीनिया में रह रहे हैं। अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका में क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ की स्थितियां कुछ अलग तरह की हैं भारत के तुलना में देखें तो। थोड़ी सी गरीबी ज्यादा है, वहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है वो थोड़ा सा भिन्न रूप से देखा हम समझ सकते हैं। क्या कहेंगी, आपने वहां पर किस तरह से देखा है वहां के लोगों को, वहां की संस्कृति को और वहां के खान पान? नैरोबी केनिया ईस्ट अफ्रीका में आता है। और जैसे अपना साउथ अफ्रीका वो दक्षिण अफ्रीका में आ जाता है। अपना तंजानिया, केनिया, ये जो देश है, युगांडा, ये सब हमारे ईस्ट अफ्रीका में आते हैं, पूर्वी अफ्रीका में। और मैं यहाँ पिछले 6.5 साल से यहाँ पर रह रही हूँ। और अपने पतिदेव के साथ आई थी। वो यहाँ पर एक अपनी फार्मा कंपनी में काम करते हैं। और यहाँ पर मैं अपने लेखन के साथ, अपने जीवन के साथ व्यस्त हूँ। जैसा कि आपने अफ्रीका के बारे में बात की, सच में लोगों को बहुत कम पता होता है कि अफ्रीकी देश कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं। और एक अलग तरह की धारणा होती है लोगों के दिमाग में कि यहाँ पर शायद, मतलब मैं अब क्या बताऊं, जिस तरह से मैं भी जिन विचारों के साथ यहाँ पर आई थी, उन विचारों से मैंने अफ्रीका को अलग पाया। मैं अपनी बात करती हूँ कि हर जो एक व्यक्ति होता है उसकी अपनी निजी सोच होती है, उसका अपना निजी नजरिया होता है देखने का। तो जब मैं यहाँ आई थी तो लोगों ने बहुत सी बातें बोली थी, अफ्रीका में ये होता है, गरीबी बहुत है, एक डर था मन में, संकोच था। फिर जब यहाँ आए, यहाँ पर रहने लगे, यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ को जाना, तो मैं केनिया के बारे में तो ये बोलूंगी कि जब मैं यहाँ आई थी तो गूगल में देखा था कि दुनिया का सबसे जो लिस्ट पोल्यूटेड, इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि सबसे जो कम प्रदूषण वाला शहर है, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। आज के 6 साल बाद मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, लेकिन तब दुनिया में के नैरोबी का ये एक स्टेटस था कि नैरोबी दुनिया का लिस्ट पोल्यूटेड शहर था। तो ये एक बहुत हमारे लिए खुशी की बात थी। और यहाँ का जो मैं प्राकृतिक आपको चित्रण दूं तो यदि आप देखोगे कि लोगों के दिमाग में होता है यूरोप बहुत सुंदर है, अमेरिका बहुत सुंदर है, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारी बातचीत हो रही है, कि अफ्रीका लोग जरूर घूमने आए। क्योंकि अफ्रीका, यदि बोले कि प्रकृति की एक विशेष अनुकंपा अफ्रीकी देशों के ऊपर है। क्योंकि मैंने सबको तो नहीं देखा है, लेकिन मैं नैरोबी में रहती हूँ, केनिया में रहती हूँ। तो केनिया में यदि आप आएंगे तो यहाँ का जो मौसम है इतना सुंदर है। यहाँ आप लोगों को लगता है कि यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, लोग यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन नैरोबी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ 12 महीने, यहाँ जैसे दिसंबर जनवरी में बोलते हैं गर्मी पड़ती है थोड़ी, लेकिन वो भी आप देखोगे घरों में पंखे नहीं होते हैं, हम लोग एसी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह की गर्मी पड़ती है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर जो होता है वो यहाँ पर बहुत तेज ठंड का, अच्छी ठंड होती है। राजस्थान जितना तापमान नहीं गिरता, लेकिन ठंड अच्छी होती है और बारिश का अच्छा माहौल रहता है और हरियाली बहुत है। तो ये तो मैंने यहाँ को आपकी प्राकृतिक संरचना, कैसा देश है, उसके बारे में बताया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक शब्द चित्र जो वहां का खींचा है, उससे लग रहा है कि बहुत सुंदर देश है और यकीनन ऐसी जगह पे घूमने जाना चाहिए। बिल्कुल, एक प्रकृति के साथ में कहीं रहना है, प्रकृति का सानिध्य यदि हमें चाहिए तो नैरोबी हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा है, नैरोबी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इधर हमारे साथ में दुबई से बैठी हुई हैं अनु जी। अनु जी, दुबई के बारे में आप बताइए। जी, पहले मैं नैरोबी की बात पूरी करूंगी। सारिका बता रही थी और मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं 8 साल नैरोबी रही हूँ, अभी 1.25 साल ही हुआ है।
हाँ, हमारी मुलाकात नैरोबी में ही हुई थी। तो अभी 1.25 साल हुआ है हम दुबई में है, स्थानांतरण हो गया था तो दुबई आए। तो अफ्रीका के बारे में जो जो सारिका ने कहा हर बात एकदम सही है। और नैरोबी की तो मतलब क्या कहूँ, जब भी कोई नैरोबी की बात करता है तो बोलते हैं कि नॉस्टैल्जिया एक अलग सी वो हो जाती है कि हाय हाय नैरोबी। तो चलिए अब दुबई की ओर आते हैं। तो ठीक है, दुबई आए। अब कोई जनरली योगेश जी क्या होता है, कोई अगर भारत से आए या कहीं और से आए तो उसको लगता है वाह दुबई मतलब बड़े शहर की बड़ी एक चकाचौंध वाली जो दुनिया होती है, वाकई में माया नगरी है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जैसे। हाँ, अब तो खैर भारत में भी कोई कमी नहीं है, आप गुड़गांव चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, हैदराबाद, बैंगलोर, इन सब शहरों में भी ये सब देखने मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आर्किटेक्चर है। सो दुबई, दुबई हाँ बहुत ही बड़ा शहर है, माया नगरी है, सही कह रहे हैं आप। और हाँ, जब हम नैरोबी से यहाँ आए तो शुरू में 3-4 महीने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और दुबई हम अक्सर आते रहे हैं, बहुत बार आए हैं, तो दुबई देखा घुमा हुआ था। मगर नैरोबी से उठ करके एकदम जैसे आप प्रकृति की गोद से उठ करके एकदम से आपको आर्टिफिशियल जैसे में डाल दिया जाए तो एग्जैक्टली। तो शुरू में तो 3-4 महीने तो हमको लगे, क्योंकि 8 साल काफी अच्छा वक्त होता है एक जगह रह के उस देश की बातें समझने के लिए। फिर धीरे धीरे सेटल हो गए। तो दुबई बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही जैसे कहो ना कि डेवलप्ड है, बहुत ही वेल कनेक्टेड है। सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है, जो यहाँ पर सेफ्टी का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है कि अगर एक 10 साल का लड़का भी अकेले एक टैक्सी लेके जाता है तो मुझे पता है कि वो सेफ है। तो ये सब चीजें नहीं है। बाकी एक जो बड़े शहर की जो भी भौतिक सुख होते हैं, जो भी प्रोज होते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, सारे सुख हैं यहाँ पर, हर चीज मिल जाती है। कामकाज के मामले में, ग्रोथ के मामले में, कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बहुत अच्छा है। जैसे मैं जब नैरोबी में थी तो मेरी अपनी कंपनी है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर के हिसाब से काम करती हूँ, तो मेरी अपनी कंपनी है। तो वहां पर कामकाज का अलग धर्रा होता था। तो यहाँ पे जब आई तो वापस एक नया बहुत कुछ सीखने मिला यहाँ पर। तो ऑफकोर्स ना बड़ा शहर है, वाइडर वर्ल्ड है। हालांकि नैरोबी में भी दुनिया भर के लोग रहते हैं, काफी अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। मगर दुबई जैसे और बड़ा शहर है तो और ज्यादा यहाँ पर अवसर हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा हट करके है वहां से। बाकी जैसे अब मौसम की बात करें तो नैरोबी से बहुत हट करके है। जैसे नैरोबी साल भर ठंडा होता है, प्लेजेंट बहुत अच्छा मौसम होता है, खाने पीने के, कपड़े पहनने के, घूमने फिरने के मजे होते हैं। तो दुबई जैसे है कि 6 महीने गर्म है, 6 महीने ठीक है। तो वही होता है। हाँ, मगर देखिए योगेश जी क्या होता है, हम अक्सर घरों में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, आपकी एयर कंडीशन गाड़ियां होती हैं। अगर आप पैदल चल रहे हो रोड पर तभी आपको गर्मी महसूस होगी दुबई में, अदरवाइज अगर आप घर के अंदर है तब उतना नहीं है। एसी है, जहाँ नैरोबी में पंखा भी नहीं होता था, यहाँ पे एसी की जरूरत पड़ी हमको। मैं आपको इसीलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप, क्योंकि आप मूल रूप से चूरू जिले के रहने वाले हैं, आप रतनगढ़ के हैं, तो चूरू की गर्मी और पहले नैरोबी और उसके बाद दुबई, 3 अलग अलग क्लाइमेट। जी, मैं चूरू रतनगढ़ मतलब रही पली बड़ी नहीं हूँ, हम वहाँ के हैं, घर वगैरह है, जाते हैं छुट्टियों में, जाते थे घर वगैरह। मैं हूँ हैदराबाद, मैं हैदराबाद से पली बड़ी हूँ, मगर गांव मेरा रतनगढ़। चलिए हम आपकी इसी यात्रा के साथ में, क्योंकि अब आपकी साहित्यिक यात्रा पे भी चर्चा करते हैं। साहित्य क्योंकि कहते हैं समाज का दर्पण होता है, या जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ के समाज की, वहाँ की इकोनॉमी की, वहाँ के परिवेश की हम बहुत सारी बातों को अपनी रचनाओं में ढालते हैं। सारिका जी, आपने क्योंकि महसूस किया है, क्योंकि आपने जो भारतीय परिवेश में एक जो हमारी सोच होती है साहित्य को लेकर के, और विदेश में जाने के बाद में हमारी जो सोच होती है, और वहाँ जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग हमारी भाषा, जो हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, उसके प्रति किस तरह का नजरिया रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस किया है आप? पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि नैरोबी आके पता नहीं, नैरोबी का जो मैंने एक माहौल देखा, नैरोबी में जो मैंने एक भारतीयता देखी, यदि मैं यहाँ पर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं भारत से बाहर रह रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे, संस्कृति की मैं बात करूं तो कोई भी जो बाहर से आता है, जैसे हमारे घर वाले या कोई भी मैं कह दूं, तो यहाँ पर आपको महसूस ही नहीं होगा। कोई त्योहार मना लो, चाहे भाषा पे मैं आती हूँ अभी धीरे धीरे, चाहे मंदिरों की बात हो, चाहे हमारे पूजा पाठ हो, हमारे धार्मिक आयोजन हो या हमारे सांस्कृतिक आयोजन हो, सब में कूट कूट कर भारतीयता भरी हुई है। तो हम चाहे खान पान देख लो, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको शुद्ध
और यहाँ पर भारतीय खाना नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पर आपको, यदि मैं किराने की बात करूं, तो आपको पिसा हुआ बाजरे का आटा, पिसा हुआ गेहूं का आटा, पिसा हुआ चने का आटा, फ्रेश मतलब ताजा आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ। और क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत है, तो यहाँ खान पान भी बहुत प्राकृतिक और बहुत स्वादिष्ट है। और भाषा पे हम आते हैं तो नैरोबी में मैंने देखा कि जैसे यहाँ की जो मूल भाषा है, यहाँ पर लोग स्वाहिली बोलते हैं, जो यहाँ की भाषा है, जो केनिया की भाषा है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर क्योंकि ब्रिटिश उसके अंदर रहा है, तो यहाँ चाहे काम वाले देख लो, सर्विस लेबर क्लास, किसी को भी, सबको इंग्लिश अंग्रेजी अच्छे से आती है, तो हमको बातचीत में कभी दिक्कत नहीं महसूस होती। और दूसरी चीज, हिंदी पे तो आएंगे हम, लेकिन यहाँ पर जो गुजराती समाज है उसका वर्चस्व काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चाहे आप व्यापार में भी देख लो, कुछ भी देख लो आप, गुजराती समाज बहुत यहाँ पर सक्रिय है। तो गुजराती भाषा भी बहुत बोली जाती है। और स्कूलें यहाँ पर हिंदी और गुजराती, हिंदी पढ़ाई जाती है स्कूलों में। जैसे यदि मैं बात करूं, यहाँ पर स्कूल है, ओशवाल स्कूल है हमारी, फिर प्रीमियर है, पिंडोलिया है। इनमें हिंदी को एक भाषा के रूप में यहाँ 9वीं 10वीं तक पढ़ाया जाता है, तो एक अच्छी बात है। कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, या जैसे हमारे यहाँ पर हम संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज मान के चलते, तो उस तरह की स्थिति में, क्योंकि कनाडा में तो 8वीं तक तो ये कंपल्सरी होता है। ओके, मतलब बच्चों को एक बेस तो आधारभूत, वो जो एक आधार दिया जाता है वो तो तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आप चुनते हो कि आपको फ्रेंच लेनी है, आपको हिंदी लेनी है, या आपको गुजराती लेनी है। उनमें से फिर आपको एक कोई भाषा अपनी चुननी पड़ती। जब हम भाषा की बात करते हैं, क्योंकि हमें याद आता है कि जब एक बार, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि जब भारतीय हॉकी टीम कीनिया के साथ खेल रही थी, तो कमेंटेटर बोला करते थे इंडियन वर्सेस इंडियंस, क्योंकि जो कीनिया की जो टीम थी, अनुजी हंस रही है, अनुजी को शायद याद आ रहा है, क्योंकि जो कीनिया की हॉकी टीम थी उसमें भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा थी, वहां के जो प्रवासी भारतीय हैं, और अभी भी बहुत सारे देश जो है वहां की, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, चाहे वो हॉकी की टीम हो, या दूसरे खेल हो, वहां पर प्रवासी भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और कीनिया तो मूल रूप से यदि हम देखें तो बहुत सारे भारतीय जाके बसे ही हैं। जी बिल्कुल। तो ये चीज यहाँ पर अभी भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की जो क्रिकेट टीम थी उसमें भी भारतीयों की संख्या अच्छी खासी थी। अभी तो क्रिकेट टीम इतनी सक्रिय नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके अलावा यहाँ पर यदि मैं बात करूं हिंदी भाषा के लिए जो काम होता है उस पर यदि हम आए, तो यहाँ पर जो अपने एक केन भारती करके संस्था है और एक हमारी हिंदी संस्थान केनिया है, ये दोनों तरह तरह के सांस्कृतिक आयोजन करते हैं समय समय पर। भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी की कक्षाएं भी यहाँ चलाई जाती है। और उसके साथ में अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को होता है, और 14 सितंबर को जो हमारा हिंदी दिवस होता है वो भी उच्चायुक्त के उसमें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदी के काव्य पाठ किए जाते हैं। और मैंने देखा है यहाँ समय समय पर भारतीय कवियों को भी आमंत्रित किया जाता है और गोष्ठियां भी आयोजित होती है। और इस तरह से यदि मैं बोलूं कि हिंदी को लेके कार्य होता है, पत्रिकाएं भी निकलती है। जैसे अभी हमारी पिछली बार हिंदी दिवस के समय पे भी एक पत्रिका निकली है जो पूरी तरह से हिंदी में थी। तो इस तरह से हिंदी को लेके भी छोटी छोटी चीजें होती रहती है भाषा के प्रचार प्रसार में, और बोलचाल में भी हम लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। अनु जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी नैरोबी में बहुत वर्षों तक रही हैं और अब आप दुबई में हैं। जब हम बात करते हैं हिंदी की और हिंदी साहित्य की, तो क्या वहां पर कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं, चाहे नैरोबी या फिर हम दुबई, दोनों जगह के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। आपने वहां पर देखा है कि वहां इनका प्रकाशन भी होता है? जी, यहाँ पर मैंने पाया कि जो हिंदी साहित्य का बड़ा ही उर्वर, बहुत ही पोटेंट, बहुत ही फर्टाइल जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही उर्वर भूमि है। बहुत सारे यहाँ पर मंच हैं। एक तो दुबई बड़ा भी है, और दुबई के अलावा जो आसपास के अमीरात हैं, 7 अमीरातों से बना है संयुक्त राष्ट्र अमीरात, तो जिसको हम यूएई कहते हैं। तो दुबई एक शहर है, वैसे ही अबू धाबी है, शारजा है, वगैरह वगैरह। तो अक्सर दुबई, अबू धाबी और शारजा, ये 3 जो शहर हैं आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कई मंच हैं जहां हम करते हैं ये सारे कार्यक्रम जो भी हिंदी के होते हैं। जैसे सारिका अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर रही थी, तो अबू धाबी की जो भारतीय दूतावास है वहां बड़े अच्छे कार्यक्रम होते हैं। तो क्योंकि अब मैं 1.25 साल से यहाँ पर हूँ, तो मुझे 3-4 बार सुअवसर मिला जाकर के काव्य पाठ करने का, संचालन करने का। और दुबई में जो वाणिज्य दूतावास है वहां पर भी सिमिलर प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पर भी
पठन पाठन का, मतलब जहाँ पर भी काव्य पाठ करने का मौका मिला। उसके अलावा बहुत अच्छे मंच हैं और लोगों की हिंदी के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति रुझान भी बहुत है, सक्रियता से काम होता है। अब आते हैं आपने पत्रिका की बात की, तो यहाँ पर अनन्य नाम से एक पत्रिका निकाली जाती है, उसकी मैं सह संपादिका हूँ। तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ नई रोचक जानकारियां मिलती है। और जब आप मैगजीन के लिए काम करते हो और तो एक प्रतिबद्धता अलग होती है आपकी, बहुत कुछ नई जानकारियां, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। मगर यहाँ पे खुशी इस चीज की हुई कि जितनी शायद नैरोबी में कामकाज बहुत ज्यादा, मतलब ऑफिस बहुत ज्यादा काम समय मेरा लेता था, तो मैं इतनी सक्रियता से भाग नहीं ले पाती थी। बट धन्यवाद सारिका का कि वो हमेशा जोड़ के चलती थी मुझे। यहाँ आने के बाद क्या है ना, अब फुल फ्लेजेड काम नहीं है, मैं घर से काम करती हूँ, तो मेरे पास समय बचता है। तो काफी सक्रियता से, मतलब मैंने कितने वर्षों बाद सक्रियता से हर जगह भाग लेना है, संचालन करना है हिंदी के प्रति, मतलब एक्टिव लेखन जो सक्रियता से आप निर्बाध लिख रहे हो, वापस वहां से जुड़ी। तो मैं कहूंगी कि अच्छा अनुभव रहा, सुखद अनुभूति रही दुबई आकर के। चलिए, ये तो एक आपकी सुखद अनुभूति है। और हिंदी का जो आपने देखा है कि वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा उसको सम्मान मिलता है, और सम्मान की दृष्टि से भारतीयों को देखा भी जाता है, भारतीय भाषाओं का, क्योंकि जिक्र किया है सारिका जी ने कि वहां पर गुजराती भी काफी डोमिनेट करती है, जैसे कनाडा में पंजाबी डोमिनेट करती है। तो उसी से हम देखें दुबई में, क्योंकि अरबी जो बोली जाती है, और उसके अलावा वहां पर हिंदी का किस तरह का चलन देखा है आम बोलचाल में? आम बोलचाल में वही है जो हम भारत से हैं, हम सारे बोलते हैं। इनफैक्ट नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो हमारे जो एशियाई जो भी देश हैं, तो काफी तादाद में लोग यहाँ पर हैं, हर लेवल पे, लेबर क्लास से लेकर के उच्च अच्छे, मतलब मैनेजरियल पोस्ट पे, कॉर्पोरेट पे भी काफी ऊंचे पोस्ट पर भारतीय लोगों ने हर जगह धूम मचाई हुई है। हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है, और जैसे मैंने कहा ना कि हिंदी साहित्य का इतना यहाँ पर मैंने बोलबाला देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा है यहाँ पर। देखिए, अंग्रेजी हमारी कर्म भाषा है, कामकाजी भाषा है। मैं खुद कई बार होता है कि एकदम प्योर हिंदी नहीं होती है, क्योंकि आम बोलचाल में एकदम प्योर हिंदी हम बोल ही नहीं पाते हैं, वो अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मगर फिर भी हिंदी बहुत अच्छे से बोली जाती है यहाँ पर। इसीलिए मैंने आम बोलचाल की भाषा के लिए बोला है कि आम बोलचाल है। चलिए, अब हम आपके कृतित्व पे आते हैं। सारिका जी, सबसे पहले हम आपसे कुछ रचनाएं आपकी सुनेंगे। आप किस तरह की रचनाएं लिखती हैं, किस तरह की आप रचनाएं पसंद करती हैं? एक्चुअली तकरीबन 2 साल से मैं छंदों में ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। अरे क्या एक हमारे गुरुदेव हैं राकेश राज दीक्षित जी, उनका एक पटल है काव्य सृजन परिवार, जहां पर हमें विभिन्न तरह तरह के छंदों में लेखन सिखाया जाता है। तो शुद्ध हिंदी में वहां पर लेखन होता है, विशुद्ध हिंदी में बोल सकती हूँ, तो जिससे ज्ञान भी बढ़ता है। जो लेखन हम करते थे उसमें निखार आ रहा है, और वहीं पर जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जो हमारी लेखनी को सुधारने में अपना पूरा सहयोग देते हैं, आदरणीय ललित सर हैं, सुनीता जी हैं। तो मैं छंदबद्ध रचनाओं से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। उसी में मैं गीत, दोहे और इस तरह की रचनाएं लिखती हूँ। तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। जी, हमें सुनाएंगे सब अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक का अपना होता है। कुछ सामाजिक सरोकारों को लेकर लिखते हैं, कुछ श्रृंगार को लेकर लिखते हैं, कुछ वीर रस को लेकर लिखते हैं। क्योंकि जब आप जो किस तरह के लेखन कर रही हैं, आप बताइए। जी, मैं समसामयिक भी लिखती हूँ, मैं श्रृंगार भी श्रृंगार बहुत नहीं लिखती, पर श्रृंगार भी लिखती हूँ। और मतलब मैं हर तरह में थोड़ा मेरी कलम चलती है। तो आपको एक रचना से जोड़ती हूँ, पंचचामर छंद में। तो मैं उसी रचना से आपको जोड़ना चाहूंगी। सुनने वाले और देखने वाले जो दर्शक हैं, वो भी आपकी रचनाओं को सुनकर बिल्कुल काफी प्रभावित होंगे, खुश होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, तो एक छोटी सी रचना से जोड़ती हूँ। पंचचामर को घृणा ये नहीं विकार हो, मनुष्य वैर मुक्त हो, न शीश क्रोध भार हो, दया भरो हरो घृणा ये नहीं विकार हो, मनुष्य वैर मुक्त हो, न शीश क्रोध भार हो, खिले खिले रहे सभी प्रभात के प्रकाश से, रहे नहीं बंधा सदा शरीर मोह पाश से, बजे 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 निनाद प्रेम गीत का, विचार भाव में घुला रहे स्वभाव प्रीत का,
उदार सोच साथ ही प्रवेश हो उमंग का, नवीन भोर सूर्य हो प्रकाश शांति रंग का, नवीन भोर सूर्य हो प्रकाश शांति रंग का, लड़े सदा प्रपंच से भरे नहीं घमंड से, लड़े सदा प्रपंच से भरे नहीं घमंड से, जला दिया प्रतीति का बढ़े चले प्रचंड से, डरे नहीं ढहे नहीं विशाल सी विपत्ति से, डरे नहीं ढहे नहीं विशाल सी विपत्ति से, सदा भरा रहे हिया सुनीति श्रेष्ठ नीति से, सदा भरा रहे हिया सुनीति श्रेष्ठ नीति से। ये मेरी एक रचना थी जो मैंने नेक नीति के ऊपर लिखी थी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और सुनाइए आप। तो एक श्रृंगार पे ही एक मैं विष्णुपद छंद में गीत देना चाहती हूँ जी। तो एक गीत है कि एक जो सैनिक होता है उसकी पत्नी के भाव है कि शादी हुई है और उसको समर भूमि से बुलावा आ गया है, तो वो अपने मन के भाव कैसे कहती है। हाथ आरती थाल सजा के प्रिय को विदा करूं, हाथ आरती थाल सजा के प्रिय को विदा करूं, नमी छिपाती आंखों की मैं कैसे धीर धरूं, नमी छिपाती आंखों की मैं कैसे धीर धरूं, सात वचन थी लेके आई हाथ थाम जिसका, मेरी सांसें चलती लेके नाम नाथ जिसका, सात वचन थी लेके आई हाथ थाम जिसका, मेरी सांसें चलती लेके नाम नाथ जिसका, तिलक भाल कर सरहद भेजूं, तिलक भाल कर सरहद भेजूं, मन से बहुत डरूं, नमी छिपाती आंखों की मैं कैसे धीर धरूं, नमी छिपाती आंखों की मैं कैसे धीर धरूं, लगे चांदनी रात मुझे तो आज अमावस की, प्रिय बिन सेज लगे फूलों की जो हो यावस की, लगे चांदनी रात मुझे तो आज अमावस की, प्रिय बिन सेज लगे फूलों की जो हो यावस की, बिन साजन के नैन निहारे, बिन साजन के नैन निहारे कैसे मैं निखरूं, नमी छिपाती आंखों की मैं कैसे धीर धरूं, नमी छिपाती आंखों की मैं कैसे धीर धरूं। आखिरी बंद गीत का देती हूँ। अभिलाषा लेके मैं आई प्रिय आलिंगन की, बुला रही कर्तव्य निभाने भू सम्रांगण की, अभिलाषा लेके मैं आई प्रिय आलिंगन की, बुला रही कर्तव्य निभाने भू सम्रांगण की, विनती कुछ पल ठहरो प्रियतम, विनती कुछ पल ठहरो प्रियतम, छवि को नैन भरूं, नमी छिपाती आंखों की मैं कैसे धीर धरूं, नमी छिपाती आंखों की मैं कैसे धीर धरूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रचना। और देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्तौड़ से कृष्णा सिन्हा, उन्होंने भी आपके लिए वहां लिख के भेजा है कि बहुत अच्छी रचना इन्होंने सुनाई है। अनु जी आप दुबई में और सारिका जी अभी नैरोबी में है। दुबई में आपने कहा कि हिंदी का बहुत ज्यादा चलन भी है और आप एक पत्रिका भी आप खुद संपादित कर रही हैं, आपको काफी कुछ इस तरह का अनुभव भी मिल रहा है।
क्योंकि जब साहित्य सर्जना हम करते हैं तो केवल कविता के तक ही हम सीमित नहीं रहते, व्यंग्य भी होता है, समालोचना भी उसमें आ जाती हैं, और कहानियां, उपन्यास के अंश भी उसमें आते हैं, बहुत सारी। और संस्मरण और रिपोर्टाज तो आजकल काफी कुछ पीछे छूट गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक रिपोर्टाज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। आपने क्या महसूस किया है, आपकी पत्रिका जब आप संपादित करते हैं तो इन सब चीजों का समावेश मिलता है आपको वहाँ? जी जी एकदम। और हमेशा हम क्या करते हैं, एक नवीनता लेकर के चलते हैं कि वही धर्रा मतलब बड़ा बोरिंग सा नहीं हो जाए। तो हमारे पास और हम फिलहाल तो क्या है, मौका देते हैं खाली जो खाड़ी प्रदेशों के जो लोग हैं उन्हीं को लेते हैं। मोस्टली दुबई से ही लोग लिए जाते हैं, दुबई, अबू धाबी वगैरह से। तो बहुत अच्छी हमारे पास कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं। हम जो स्कूलों, जो यहाँ पे स्कूलों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है, जो सीबीएसई सिलेबस की जो स्कूल्स हैं, तो वहां पर भी बच्चे लिखते हैं और इतना बढ़िया लिखते हैं योगेश जी, मैं क्या कहूँ। वो हम उन्हीं से लिखवाते हैं। जैसे अभी बाल दिवस पर हमने लिखवाई थी, या फिर अंतरराष्ट्रीय जो हिंदी दिवस था तो हमने एक विश्वांक निकाला था जनवरी में, तो बच्चों की बहुत सी हमने रचनाएं ली थी उसमें। तो देख करके मन बड़ा खुश होता है कि जो भावी पीढ़ी है उनका भी हिंदी लेखन के प्रति रुझान है और सुंदर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। उसके अलावा साक्षात्कार छपते हैं उसमें, और चित्रकार है या कोई फोटोग्राफर है उसको भी हम एक कॉलम देते हैं। तो जैसे अभी जो हाल ही में निकली है तो चित्रकार की उसमें मेरी पेंटिंग को स्थान दिया गया। तो संपादकों को हर महीने चांस नहीं मिलता, एक महीना छोड़ करके एवरी ऑल्टरनेट मंथ हमको चांस मिलता है कि मेरी कहानियां छपी हैं, मेरी कविताएं छपी हैं, मेरी जो पेंटिंग्स है वो छपी हैं। मैटर बहुत अच्छा मिलता है हमको मतलब इतना होता है कि हमारे पास दुविधा होती है किसको छापे और किसको हम नेक्स्ट एडिशन के लिए रखें। हम अनु जी आपके लिए यही कह सकते हैं कि रंगों और छंदों का जो समायोजन आप करके चल रही हैं, जब आप एक तरफ पेंटिंग करती हैं और दूसरी तरफ आप जब कविता लिखती हैं, तो आपके मन में जब, क्योंकि कोई भी जब चित्रकार होता है तो वो अपनी पूरी कविता चित्र में देता है, और जब कोई कवि होता है तो वो शब्द चित्र के माध्यम से एक चित्र बनाता है। आप कैसे बनाती हैं और आप किस रंग में उसको उकेरती है कविता? जी, मेरी काफी पेंटिंग्स हैं जिनको पेंट करने के बाद मैंने उनको देख करके उन पर कविता लिखी है, एक आध पर छोटी सी कहानी भी लिखी है, तो वो सब भी है। और जैसे सारिका ने अभी छंदों की बात की, तो सारिका और मैं साथ में, इनफैक्ट सारिका ने ही मुझे जोड़ा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि उनका आभार कि मैं भी जुड़ पाई। और साल भर में करीब साल भर होने लगा है मुझे भी जुड़ करके, तो थोड़ा बहुत जो ज्ञान अर्जित कर पाई हूँ आदरणीय राकेश सर से, ललित सर से, और जो भी वहां पर आदरणीय हैं, वरिष्ठ सारे हैं, उनसे ही सीख रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि कालिदास ने भी एक जगह जब मोर जब बोलता है उसका विवरण किया है कि मधुमालती राग किस तरह से बनाया गया है अपने रचना में उन्होंने, और उसी तरह से जब आप एक पेंटिंग को देख के जब कविता लिखती हैं तो कोई एक राग रागिनी सी बनती है। हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी कविता। ठीक है, चलिए मैं कुछ पंक्तियां देती हूँ। माँ शारदे का भी हम करते हैं आह्वान, चलिए हमारे साथ लेकर चलते हैं, उनका ही वृद्धस्थ है, तो विधाता छंद में कुछ पंक्तियां देती हूँ। मिला आशीष शुभदा का कलम पुरजोर चलती है, खड़ी हूँ शारदे सम्मुख दया दृष्टि विफलती है। ढले जब शाक्त गीतों में नया श्रृंगार रचता है, सजे जब काव्य छंदों में मधुर सी तान घुलती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जय मां शारदे। जय मां शारदे। एक गीत का एक ही बंद मैं देश के नाम पढ़ना चाहूंगी। ये जी स्वागत। आने वाला कल स्वर्णिम है, समृद्ध है इतिहास, आज को हमने खूब गढ़ा है, सफल हुए हैं प्रयास। मिट्टी से औलाद बने हैं, संघर्षों ने पाला है, शस्य श्यामला कुमुद ताल सा हिंदुस्तान निराला है। बहुत सुंदर है ना? ये दुनिया मुझको लगे पुष्पों की माला है, शस्य श्यामला कुमुद तालसा। और चलिए आपको मैं थोड़ा सा अब एक रस परिवर्तन करते हुए लेके चलती हूँ, क्योंकि हम सभी राजस्थान से आते हैं, तो थोड़ा सा उस मिट्टी को भी प्रणाम कर ले हम, जो हमारी मातृभूमि रही है। तो
अनुकूला छंद में कुछ पंक्तियां हैं। मैंने अपनी, हाँ, गर्मियों की हर छुट्टी में हम होते थे राजल देसर, जो कि मेरा ननिहाल का गांव है, तो वहीं से कुछ यादें उठा करके मैंने पंक्तिबद्ध करी है। मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ रही हूँ, यूं ही पढ़ रही हूँ। अनुकूला छंद में है कि बात सुनाऊं बचपन वारी, याद जुड़ी है नटखट सारी, आंगन नोरा छत पर बातें, गांव जहां की टिम रातें, पेड़ बड़ा था बरगद वाला, बाग वहीं था निकट शिवाला, मोदक बर्फी बड़ हलवाई, पान खाए नरपत लाई। और नानी माँ, मुझे अपनी नानी सा से बहुत प्रेम था, तो देखिए उन पर लिखा है कि चूनर गोटे लटकन वाली लाल सुरंगी सर पर डाली, घाघरिए की लहक सुहाती, पैंजन सोहे झनक लुभाती, बोर, वहां पे बोरिया पहनते हैं, बोर बोलते हैं, बोरला, बोर के मतियन वाला, कंगन हाथों चमचम माला, छाछ बिलौती खर खर नानी, माखन रोटी चटधानी। है कि टावर बच्चों को बोलते हैं वहां पर, हाँ बच्चों को बोलते हैं। टावर सारे हम इतराते, खाकर कुल्फी हरख मनाते, बाल पने के सब दिन झूमे, धूल लपेटे गलियन घूमे। वाह वाह, बहुत खूब अनु, बहुत खूब। आज की इस रचना के लिए हम एक ही बात कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा तुम्हें सागर की गहराई में और हिमालय की तराई में, खीप की वो खिपोली कैर सांगरी, यही मिलेगा, ये मेरा प्यार है और मुझे इससे प्यार है। एकदम सही, एकदम सही। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं, और ये मरुस्थल की और रेगिस्तान की और अपने राजस्थान की बातें कुछ निराली हैं। संयोग से आप दोनों राजस्थान की हैं, क्योंकि इस बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि आप दोनों का जो है कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ाव है और राजस्थान की मिट्टी से आप निकले हैं। अनु जी, चलते चलते, क्योंकि समय की भी अपनी सीमाएं होती हैं और आपको भी काफी व्यस्तताएं अपनी हैं अलग अलग अपने कार्य के वजह से, क्या देखती हैं विदेशों में भारतीय भाषाओं का भविष्य हिंदी? जी, मैं देखती हूँ एकदम सुनहरा भविष्य। जैसे कि मैंने कहा कि भविष्य निर्धारित करती है हमारी भावी पीढ़ी, है कि नहीं। हम उसकी नींव रखते हैं, मगर आगे क्या बनेगा और क्या कौन बनाएगा, वो है हमारी भावी पीढ़ी। तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों में भी बहुत रुझान देखती हूँ, और यहाँ पर अक्सर मौके मिलते हैं, यहाँ की स्कूलों में जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है वहां पर प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जहाँ पर किसी अच्छे कवि, जो भी कवियों की रचनाओं का पाठ करते हैं बच्चे, प्रतियोगिता होती है, कवि सम्मेलन जैसे होता है। तो उसमें ऐसे जज जाने का 2-3 बार मौका मिला। मैं बता नहीं सकती योगेश जी, मन गदगद हो गया। इतने महान कवियों की, कवित्रियों की और नए कवियों की रचना बच्चों ने इतनी बढ़िया से मतलब पढ़ के सुनाई, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत ही सुनहरा भविष्य देखती हूँ, और अगली बार बहुत कुछ साझा करूंगी। जरा समय की भी करीबी है आज, क्योंकि आपको शॉर्ट नोटिस पे हमने बिल्कुल काफी कम समय दिया था आपको इस बात के लिए, और अगली बार हम और भी ज्यादा बातें करेंगे। सारिका जी, आप और अनु जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आप आज हमारे चैनल के लिए जुड़े। आपने इतनी सारी बातें नैरोबी और दुबई की इतनी सारी बातें भारतीयों के लिए जानकारी दी। हम ये विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि विदेशों में भारतीय भाषाओं का, विशेष रूप से हिंदी का, बहुत बड़ा सम्मान है। भले ही भारत में आज फिर हम संकोच करते हो हिंदी बोलने में या मारवाड़ी बोलने में, राजस्थानी बोलने में, अंग्रेजी बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशों में इसका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत आभार।